प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। नए कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार पंजाब दौरे पर जाने वाले थे और फिरोजपुर के लिए रवाना भी हो गए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते रैली रद्द करनी पड़ी। अब इसे बीजेपी का इमोशनल फंडा बताया जा रहा है। इस साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, जिसे सुरक्षा में चूक के कारण रद्द करना पड़ा। इसके पीछे बीजेपी का इमोशनल फंडा भी हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि नए कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार पंजाब दौरे पर जाने वाले थे और यह रैली फिरोजपुर में होने वाली थी, जहां कोई भी नहीं पहुंचा और सभी कुर्सियां खाली पड़ी थी। बता दें कि भाजपा को पंजाब में कृषि सुधार कानून के खिलाफ किसान आंदोलन की वजह से काफी विरोध झेलना पड़ा है। हालांकि अब कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन आंदोलन में करीब 700 मौतों की वजह से किसानों का गुस्सा बरकरार है। इसे दूर करने के लिए भाजपा केंद्र सरकार द्वारा सिखों के लिए किए गए काम गिनवा रही है। इसमें करतारपुर कॉरिडोर खोलना, सिख विरोधी दंगों के आरोपियों पर कार्रवाई, लंगर को जीएसटी से छूट, अफगानिस्तान से सिखों की वापसी समेत कई काम शामिल है। पंजाब में भाजपा को किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारी सड़क पर लगे पीएम मोदी के पोस्टर भी फाड़ने की खबरें हैं। मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। इस बीच पंजाब सरकार ने जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। इस आग की घटना में यहां मौजूद करीब 108 दुकानें जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। इस घटना में कोई जीवितहानि नहीं हुई है, लेकिन करोड़ों के नुकसान से दुकानदार आहत है। तो वहीं कोरोना की पाबंदियों के चलते इन दुकानदारों में काफी रोष भी दिख रहा है। दिल्ली में गुरुवार तड़के चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की 13 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। पतली संकरी गलियां होने के कारण दमकल कर्मियों को मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लाजपत राय मार्केट में लगी आग की जद में आने से 108 दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। इस घटना में कोई भी जीवितहानि नहीं हुई है। नहीं हुआ, बाकी ये है कि सबका स्टॉक जल गया सारा का सारा। अच्छा, घायल कोई नहीं है, सब बच गए। अच्छा, तो 4 बजे क्या कारण लगता है सर इसका, किस वजह से ये हुआ है? मैडम इसका तो कुछ पता नहीं, कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट है, कोई कह रहा है कुछ वजह अभी किसी को पता तो है नहीं, क्योंकि ओपन मार्केट है। कोई वजह तो किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, आपकी भी दुकान थी सर, कितना नुकसान आपका हो गया? कितना? 7-8 लाख का माल था कम से कम। अच्छा, 7-8 लाख का। सर कितने टाइम में अब ये कवर होगा, कैसे? ये तो बड़ा गलत काम हुआ। ये तो अब कवर होने में जमाने लग जाएंगे कम से कम 2-2.5 साल तो लगेगा। वो भी अगर बाजार में ऐसे हालात रहे तो 10 साल में भी नहीं होगा, जब तक ये कोरोना है। अच्छा सर, कोरोना को लेकर क्या कहना है, कितने डरे आप कोरोना से? डर तो सबको ही लगता है। पूरी दुनिया कर्फ्यू लगने वाला है सर। हाँ देखिए सर, एक तो आज आग लग गई है, प्लस अभी कर्फ्यू भी लगने वाला है सर। बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। 7-8 लाख का तो पहले ही घाटा आपको हो गया। ये डबल मार पड़ गई ना मैडम। इक्वालिटी न्यूज से बातचीत के दौरान दुकान के मालिकों ने बताया कि यह आग किन वजहों से लगी है, यह साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट जैसे कुछ कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ 108 दुकानें जली है। एक दुकान में कम से कम 7 से 8 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नेता देखने नहीं पहुँचा। यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया, हम बुला के थक गए। अब ये देख लीजिए आपके सामने हाल क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है यहाँ पर। हमारा हाल मतलब हम सुबह यहाँ पर 5 बजे के आए हुए हैं और भूखे प्यासे, और हाल देख लीजिए सबका, मेरा ही नहीं सबका देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। ये देखिए नाइट सूट पहन के यूँ उठ के आया हूँ, ना मेरे पास जेब है ना पैसे हैं इस टाइम में, क्योंकि घर पे कपड़े थे सारे। कारोबार कहाँ से करेंगे, हमें तो ये टेंशन हो रही है। परसों लॉकडाउन है, लॉकडाउन लगेगा तो मार्केट बनेगी, दुकान बनेगी, माल कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रही है। आपका नाम? शमीम। शमीम जी, कर्फ्यू लगने वाला है, बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत तगड़ा नुकसान है मैम। तो कर्फ्यू के विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं आपका सरकार के खिलाफ? क्या करें अब यहाँ पे इस पोजीशन में, क्या करना चाहिए हमको? आग लगी है, ऐसी लगी है कि तिनका भी नहीं बचा यहाँ पे, कि दिमागी तवाज़ुन ख़त्म हो गया है। सुबह 4 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं, एक भी नेता, एक भी ऑफिसर, एक भी एमएलए हमें देखने नहीं आया यहाँ पे। दुकानदारों ने इक्वालिटी न्यूज के माध्यम से गुहार लगाई है कि अब सरकारें इसमें हमारी मदद करें, हमें मुआवजा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ कोरोना पर चर्चा करते हुए दुकानदारों ने कर्फ्यू को लेकर भी चिंता जताई है।
कि पहले ही भारी मार हम झेल चुके हैं और सरकार को कर्फ्यू नहीं लगाना चाहिए। हमें बीमारी से ज्यादा डर अपनी रोजी रोटी का है, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। सामने वाली पेटी पूरी जल गई है, कुछ भी हाथ नहीं आया हमारे हाथ में। मैम इस बात की शिकायत आप सरकार से कर सकती हैं, किससे कर सकती हैं? करना है, सरकार को जरूर करना है। हम सरकार को यही बोलते हैं कि जो गया है उसका थोड़ा तो दो हमको, जो हमारा आगे गुजारा चले। हम जिसका लिया है उधार उसको दे। हम नगद पैसे भी चल गए। देखो ये नगद 1.5 लाख का माल मेरा और 50,000 रुपये नगद जल गया। उधारी का माल था, अब मैं वो भरूंगी कैसे? घर का गुजारा मैं कैसे करूंगी? अब क्या करती हैं और इसके अलावा? कुछ भी नहीं, मेरा यही पटड़ी वाला। किस चीज़ की दुकान थी? ड्राई फ्रूट की, काजू। ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी। हाँ। कितना नुकसान हुआ है? 2 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। अच्छा, अब सरकार से क्या बोलेंगी आप? मुझे मुआवजा चाहिए। अच्छा, मुआवजा चाहिए। अच्छा, कर्फ्यू भी लगने वाला है, बहुत बेकार असर होने वाला है मार्केट पे। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर रोटी कहाँ से खाएंगे? फिर एक तरफ कोरोना महामारी के दौर में लॉकडाउन की मार झेल रहे व्यापारियों को जहां प्रतिदिन घाटा हुआ, तो वहीं अब इस आगजनी ने व्यापारियों के घाटे में इजाफा कर दिया है। जैसे तैसे अपना गुजर बसर करने के लिए यह दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं। अब इन आगजनी के बाद व्यापारियों को गुजर बसर करना मुश्किल ही नहीं, परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इक्वालिटी न्यूज के लिए शिवानी स्वरूप, दिल्ली। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले किसान बिजली और खाद के दोहरे संकट से परेशान था, अब धान खरीदी केंद्रों में भी किसानों को लूटा जा रहा है। आखिर किसानों की समस्याओं का समाधान कब होगा? मामला कटनी जिले के नैगवा बसाड़ी खरीदी केंद्र का है, जहां किसानों ने न सिर्फ धान तौलाई के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, बल्कि उनकी धान भी शासन के नियम से 1 किलो ज्यादा जमा कराई जा रही है। अभी किसानों की लूट नहीं तो और क्या है। दरअसल शासन हर वर्ष किसानों के हित में धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर करवाती है, जिसका एक बरदाने में तकरीबन 40 किलो 700 ग्राम और गोदाम या ओपन वेयरहाउस में बने खरीदी केंद्रों में 40 किलो 580 ग्राम लेने का नियम निर्धारित किया गया है। बावजूद इसके केंद्र प्रभारी कहीं 41 किलो 200 ग्राम तो कहीं 41 किलो 700 ग्राम ले रहे हैं। देखा जाए तो इस हिसाब से 1 क्विंटल धान में खरीदी केंद्र प्रभारी लगभग 200 से 2.5 किलो धान निकाल लेते हैं। खरीदी ठीक चल रही, बारदानों की समस्या थोड़ा कमी है। बारदाना आ जाएंगे तो खरीदी प्राय 2-4 दिन में पूरी। पूर्व में जो बारदाने मिले वो कैसे थे? वो तो ठीक थे, कुछ बारदाना रिजेक्ट थे, 2-4 हज़ार बस। तो अभी कितने दिन से ये बारदाने की समस्या? 2 दिन से। तो इसमें डिमांड अपन ने भेजी है क्या? हाँ भेज दी है। कितने % खरीदी हो चुकी? हमारी 70% खरीदी हो चुकी। और जो मैसेज जो नहीं आ पाए मैसेज में, उनको दोबारा मैसेज कर रहे हैं आप? हाँ रिपीट हो रहे हैं 40-40। और खरीदी कितनी ले रहे हैं तौल? 40-800। 40-800। हालांकि इस बार इन केंद्रों की कमान महिला स्व सहायता समूह के हाथ पर है, जिनसे पूछे जाने पर बताया कि धान ज्यादा लेने के पीछे धान का सूखना है। यहाँ अभी तक कितनी खरीदी हो चुकी है? यहाँ पे 20,000 खरीदी। मतलब कितने किसान यहाँ पास, कितने किसान और कितने व्यापारी लगभग आ चुके हैं? यहाँ पे टोटल पंजी ने 494 किसान थे और यहाँ पे समथिंग खरीदी चढ़ गई है 400 लोगों। यहाँ धान की तौलाई लगभग कितने किलो वजन से ली जा रही है? 40-60। लेकिन यहाँ पास देखा जाए तौलाई में 41-200 रुपये 200 किलोग्राम की तौलाई हो रही है। भैया अभी ये 2 महीने तक समथिंग रखा रहेगा तो वो धान सूखेगी उसकी वजह से, और ये सिलाई वगैरह होती है तो कुछ उसमें कट जाता है, टोटल हो जाती है 40-700। हालांकि नागरिक आपूर्ति निगम अधिकारी मधुर खर्द ने बताया कि धान का स्टैंडर्ड 40 किलो लेने का नियम है, वही बारदाने का वजन 580 ग्राम है। अभी तक जितनी भी जगह विजिट की है ऐसी गड़बड़ी नहीं दिखी। अगर कोई कर रहा है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। वही भाजपा किसान मोर्चा नेता कन्हैया तिवारी ने बताया कि किसानों को खराब बारदाने दिए गए हैं और पहले तो शासन द्वारा 15 तारीख खरीदी की दी गई थी, मगर किसानों को 10 तारीख दी गई है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। अगर किसान परेशान होते हैं तो मैं किसानों का साथ दूंगा, प्रशासन से किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। लगभग दूर के सभी खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी की शिकायत है। साथ में किसान के द्वारा ज़्यादा तुलाई लेना और तुलाई भराई सिलाई के पैसे की भी शिकायत की मुद्दे आए हैं, जिस पे पत्राचार हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय किसान मोर्चा दर्शन सिंह चौधरी जी और कलेक्टर साहब को पत्राचार भी किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी से 1 घंटे पहले चर्चा हुई है और वो भोपाल से बात कर रहे हैं। अगर इसका निराकरण नहीं होगा, एक मैटर और आया है सोसाइटियों से
कि अपने यहाँ शासन के द्वारा निर्धारित तिथि है 15 तारीख खरीदी की, और ज़िले में कलेक्टर खाद्य शाखा से एक पत्र जारी होता है कि 10 तारीख तक खरीदी समाप्त कर दें, जो अनुचित है। हमारे किसान लगभग 60% किसान खरीदी से वंचित रह जाएंगे। और साथ साथ ये भी है कि अभी 2 दिन वर्षा काल और शनिवार इतवार होने के कारण खरीदी नहीं हो पाई। उसी में अभी कल से भी मौसम विभाग ने जानकारी मौसम विभाग से आ रही है कि कल से भी 2 दिन 3 दिन वर्षा का योग है, और अगर वर्षा होती है तो फिर शनिवार इतवार पड़ेगा, तो टोटल कुल मिला के 10 से 12 दिन किसान खरीदी से वंचित हो जाएगा। खराब बारदाने की बहुत शिकायतें आ रही हैं। बारदाने के विषय में तो खरीदी प्रभारी बता पाएंगे कि बारदाना इनको कहां से उपलब्ध हुआ और ख़राब है तो उसको वापस किया जाएगा, लेकिन सरकार का नुकसान है। समय पर एसएमएस न मिलने की भी शिकायतें हैं। एसएमएस में ऑपरेटरों की बदमाशी है। लगभग किसानों के मैसेज जो आने चाहिए, जो ये भोपाल लिस्ट भेजते हैं, इसमें ये नंबर ऊपर नीचे करते हैं। ये शिकायत प्राप्त हुई है। खुले में खरीदी हो रही है, मौसम फिर बिगड़ेगा तो ऐसे में ये व्यवस्था करने के लिए शासन के द्वारा उनको निर्देशित किया गया। वो कितनी व्यवस्था करते हैं और कितना परिवहन कराते हैं, ये सोसाइटी और प्रशासन के अधिकारियों को देखना है। आपने अपने पत्र में मुख्य तौर पर किन मुद्दों को बारदाने की कमी और परिवहन। बता दें कि जिले में धान खरीद में तेजी देखने को मिल रही है। इसका असर बारदाना सप्लाई पर भी पड़ा है। कई केंद्रों में जहां परिवहन की गति धीमी चल रही है, वहीं बारदाना न होने से खरीद केंद्र में व्यवस्था बन रही है। यह किसान अपनी उपज की देखरेख खुद करता है। कई बार रात में किसानों की धान की बोरियां चोरी तक हो रही हैं। कुछ दिन पूर्व ही अफसरों ने धान खरीदी का जायजा किया था और लापरवाही पर फटकार भी लगाई थी। फिलहाल देखना है कि अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचारी केंद्र प्रभारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर किसान ऐसे ही लूटते रहेंगे। कटनी से असलम खान, इक्वालिटी न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ जिला प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासनिक ब्लॉक स्तर पर सभी विभागों के आला अधिकारियों की उपस्थिति में प्रशासनिक बैठक आयोजित की थी, जिसमें कोविड नियमों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। देश प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की व्यापक तैयारी को लेकर डोंगरगढ़ नवीन विश्राम गृह में जिला स्तर पर अपर कलेक्टर CL मार्कंडे की दिशा निर्देशन में प्रशासनिक ब्लॉक स्तर पर सभी विभागों के आला अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर में आम जनता की जान माल की सुरक्षा के चलते किसी प्रकार से हताहत की स्थिति न बने, इस हेतु ब्लॉक में व्यापक स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक सामग्री, ऑक्सीजन उपचार हेतु सिलेंडर, वेंटिलेटर, अस्पतालों के कमरों के बेड की बराबर व्यवस्था में सुनिश्चितता को लेकर जानकारी ली गई। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थलों, चौक चौराहों, होटलों में लगने वाली भीड़ को देखते हुए धारा 144 भी लागू करने की पहल की गई है, जिससे एक स्थान पर अत्यधिक व्यक्ति संगठित न हो। वही भीड़ भाड़ इलाके एवं किसी सार्वजनिक जगहों में जाने पर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। दूसरी ओर इसे कड़ाई से पालन करने व करवाने के लिए सभी उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही बाहर अन्य राज्यों से आने वाले शरणार्थियों, दर्शनार्थियों की बराबर चेकिंग निरंतर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में करने की सुविधाएं भी उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर मार्कंडे ने बताया, जैसे कि आपको मालूम है, कोविड का जो तीसरा लहर है जिस विस्तार के साथ बढ़ रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय द्वारा लगातार इसकी तैयारी के संबंध में बैठक करके जो है उसकी तैयारी की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय ने जो है डोंगरगढ़ में भी जो है आवश्यक व्यवस्था जो है सुविधा जो तैयारी प्री प्लानिंग करके जो है करने के लिए जो है यहाँ बैठक करने के लिए निर्देशित किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है संबंधित सभी विभागीय अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, अपने ट्रस्ट के जो अध्यक्ष महोदय है, ये सबके साथ जो है आज इसमें चर्चा हुई है। और आने वाले जो है जो तीसरी लहर है कोविड का, है ना, तो हमारी तैयारी जो है पूरा हमने तैयारी जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग तैयारी करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी समस्या आए तो उसे निपट सके। आने वाले 16 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा दलित सम्मान रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दलित सम्मान रैली को मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। ऐसी जानकारी अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला ने प्रेस क्लब गोरखपुर में एक पत्र परिषद में दी।
उन्होंने कहा कि दलित सम्मान रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। इस रैली में अखिलेश यादव दलित समाज के प्रति जन कल्याणकारी योजनाओं का समाज के सामने ऐलान करेंगे। इस रैली में लाखों की संख्या में दलित समाज के युवा, महिलाएं, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ लाखों की संख्या में जनता सम्मिलित होगी। दलित सम्मान रैली सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की नई दिशा तय करेगी, ऐसा श्रवण कुमार निराला ने कहा। लोग कह रहे हैं कि पहले आप पूरी फीस जमा कर दो, जब सरकार देगी तब हम आपको वापस करेंगे। तो सवाल इस बात का है कि जो गरीब है, जो रिक्शा चलाने वाला, जो मनरेगा मजदूर, दिहाड़ी मजदूर है, अगर उसको अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया एक दिन में देना पड़े तो कभी नहीं दे पाएगा। इसलिए वो जो गरीब मजदूर का बच्चा है शिक्षा से वंचित हो रहा है, और जब शिक्षा से वंचित हो रहा है, एक बड़ी साजिश, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें कहा कि शिक्षित बनो, हमें मंत्र दिया, और इस सरकार ने ये समझ लिया कि जब दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग शिक्षित होने लगे तो अपने अधिकारों की बात करने लगे। जब अपने अधिकारों की बात करने लगे तो सरकारों के सामने मुश्किल खड़ा होने लगा। तो ऐसे में सरकार ने कुछ बिना बोले, सरकार ने चुपके से हमारे शिक्षा के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिया है। हम और पूरा दलित समाज अब शिक्षा से दूर होता जा रहा है, ये वंचित हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर हमला सरकार ने कर दिया है। इसके साथ रोजगार बैकलॉग के सवाल पर आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में SC ST के जो बैकलॉग की जो पदे हैं सरकारी विभागों में वो खाली हैं, और ये सरकार भर नहीं रही है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पे है, सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है। पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि लगातार ये घटनाएं हाथरस से लेके, गोरखपुर से लेके, बलरामपुर से लेके, उन्नाव से लेके आजमगढ़ तक दलित समाज की बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार, रेप, हत्या जैसी घटनाएं, सरकार ने कुछ नहीं किया। बड़ी लड़ाई समाज ने लड़ा, फिर भी सरकार बेशर्मी करती रही। सरेआम दलितों का मर्डर हुआ, अपराधी आज भी सरेआम घूम रहे हैं, दलितों को घर से भगा दिया गया। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास जो मैं आपको बता सकता हूँ, एक एक घटना का जिक्र कर सकता, क्योंकि लंबा टाइम लगेगा। अगर कभी इस तरह का खुला मंच रहेगा तो मैं रिपोर्ट भी आपके सामने रखूंगा। तो लगातार दलितों को शिक्षा से वंचित करने की सरकार साजिश, दलितों को रोजगार के सवाल पे सरकार ने वंचित कर दिया, दलितों का जो उत्पीड़न है, जो शोषण है, हत्या, मर्डर जैसे घटनाओं का सामना करना पड़ा है लगातार इन सालों में। तो ये जो सरकार है नौटंकी करती है, जो कभी नरेंद्र मोदी जी आते हैं कहते हैं मेरे दलित भाइयों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, कभी मुख्यमंत्री जी आते हैं कहते हैं हम दलितों की रक्षा करेंगे, ये नंगा नाच सरकार कर रही है। और कहीं भी कोई सुनवाई दलित समाज का नहीं हो रहा। सम्मान, हक, अधिकार सब कुछ छीन लिया गया है। हमारी कोशिश है अम्बेडकर जन मोर्चा की, पिछले 2 सालों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर जन मोर्चा, हम एक राजनीतिक पार्टी, हम पॉलिटिकल पार्टी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम तैयारी कर रहे हैं विभिन्न सीटों पे हम चुनाव लड़ने के लिए। इक्वालिटी प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।